थैंक यू। हमारे प्रिय साथी श्री अजय आनंद सर और इस वर्चुअल संवाद को, इस वर्चुअल ट्रेनिंग को आप तक लाइव के माध्यम से पहुंचा रहे हैं हमारे प्रौद्योगिक विभाग के होस्ट महोदय। आप निरंतर हमारे साथ हमारे सभी साथियों तक इस वर्चुअल संवाद को, वर्चुअल प्रशिक्षण को आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। भारत के कोने कोने से उपस्थित इस वर्चुअल संवाद को ले रहे हैं, यह वर्चुअल ट्रेनिंग को ले रहे हैं। हम समस्त यशस्वी पदाधिकारियों को भी जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। जिंदगी है तो सपने हैं और सपने हैं तो मुश्किलें हैं, और जब मुश्किलें होंगी तो ही कामयाबी होगी। अगर आपके जीवन में बड़े लक्ष्य की पाने की तमन्ना है, आपका बड़ा ड्रीम, बड़ा सोच और बड़े सपने हैं, तो यकीनन चुनौती भी उतनी ही बड़ी आएगी। और जब चुनौतियों को झेलने तथा उसे सीखने में आप प्रयासरत होंगे, तो हर चुनौती आपके सामने छोटी होगी और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। सफलता की कहानी एक दिन में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन निरंतर प्रयास आपको एक दिन सफल भी करती है। आज मैं आज की वर्चुअल ट्रेनिंग को एक अवसर की कहानी से शुरू करूंगा। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और जीवन में आपके प्रेरणादायक भी होंगे, जिनसे आप सीखेंगे भी। कहानी यह है, एक साधु होता है जिन्हें ईश्वर पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। उनका मानना होता है कि जो कुछ भी होता है सब कुछ ईश्वर के बल पे ही होता है, और ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। वो नित्य ईश्वर को प्रार्थना करता, ईश्वर को मनन करता, प्रतिदिन ऐसे ही उनकी दिनचर्या रही है। एक दिन उनके गांव में बाढ़ आ गया और गांव छोड़ करके लोग भागने लगे। गांव वालों ने उस साधु को बताया कि बाबा, गांव में बाढ़ आ चुका है, आप मेरे साथ गांव से चलो, नहीं तो बाढ़ की पानी गांव तक प्रवेश करेगी और आप डूब जाओगे। बाबा को यकीन था कि हमें ईश्वर बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ ईश्वर के ही मर्जी से होता है। उनकी बातों को उन्होंने नहीं माना। गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद कमर भर पानी जब हो गया तो एक नौके वाले आया, बाबा को समझाया
कि बाबा आप इस नाव पे सवार हो जाओ, हम आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। उन्होंने भी, उनकी बातों को भी बाबा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, ईश्वर के इतने दिनों से मैंने तपस्या किया है, ईश्वर को इतने दिनों से मैंने प्रार्थना किया है, ईश्वर हमें बचाने के लिए आएंगे। यानी नौके वाले का भी बात उन्होंने नहीं माना। कुछ देर के बाद गले भर पानी आया, तब हेलीकॉप्टर लेकर के कोई आया और उन्होंने, बाबा आपको मैं रस्सी फेंकता हूं, आप रस्सी पकड़कर आप ऊपर आ जाओ और मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूं। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि नहीं, ईश्वर आएंगे और मुझे बचाएंगे। अंतर्गतवा गांव में पानी सर के ऊपर हुआ और बाबा पानी में डूब गए। डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसकी जो आत्मा था बड़ा क्रोधित था। जब उसे भगवान के सामने ले गया गया तो भगवान से वो बहुत ज्यादा क्रोधित था कि भगवान आपकी पूरी उम्र मैंने प्रार्थना किया, पूरी उम्र में मैंने आपको सेवा किया, आपने, मैं जब डूब रहा था तो आपने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। ईश्वर ने उस बाबा को जवाब दिया कि बेटा, गांव में पहली बार जब पानी प्रवेश कर रही थी और जो गांव वालों तुमको बता रहा था कि चलो मेरे साथ नहीं तो डूब जाओगे, वो भी मैं ही था, तुमने पहचाना नहीं। दूसरा बार भी मैंने तुमको अवसर दिया, नौका लेकर के मैं पहुंचा तुम्हें बचाने के लिए, वो भी मैं ही था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तीसरी बार का अवसर भी मैंने तुम्हें दिया, जो हेलीकॉप्टर लेकर के तुम्हें बचाने के लिए आया था, वो भी मैं ही था, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अर्थात इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि अवसर हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, हम उस अवसर को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, यह काबिलियत तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप अवसर को पहचानते हैं और अपनी प्रयास को वहां से शुरू करते हैं तो यकीनन जीवन में परिवर्तन और जीवन में बदलाव हो सकता है, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। साथियों, इस कहानी का सारांश साफ है कि हमेशा ईश्वर हमारी मदद करती है, लेकिन हम कितने अपने आप को तैयार हैं कि हम अपने आप को कितना मदद करते हैं। ईश्वर भी हमेशा हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो कर्तव्य पथ पर नित अपना कर्म करता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करता है और आगे बढ़ने के लिए चुनौती लेता है। इन बातों को विशेष रूप से आप ख्याल रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा ऊर्जा भरती है, आगे को हमें प्रोत्साहित करती है, कार्य करने की प्रेरणा देती है। हमें इन सभी अनुभवों को अपनी जिंदगी में लेना है और सीखना है। मैंने प्रशिक्षण के शुरुआती क्षणों में कहा था कि सफल और असफल लोगों में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं होती। आप असफल हो जाते हैं कुछ अपनी कमियों के कारण, कुछ अपनी आदतों के कारण, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप दरकिनार करते हैं और वही कारण है जो आपकी असफलता आपको दिलाती है।
सफल होने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं। उस टिप्स का अगर आप अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निरंतर आपकी समस्या आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सफल होने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। बस कुछ गलत आदतें जो आपके रास्ते की रुकावट हैं, आपकी सफलता की रुकावट हैं, उसे अगर आप तोड़ते हैं, उसे खत्म करते हैं, तो आने वाला समय आपके अवसर के रूप में कन्वर्ट होता है। सकारात्मक दिशा आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, नकारात्मक ऊर्जा आपको कमजोर करती है। तो हमेशा याद रखें कि नकारात्मक ऊर्जा से जितना परहेज करें उतना बढ़िया। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं एक एग्जाम्पल के तहत, कि हमारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उस हमारी शरीर की कोशिकाएं हमसे बात करती है। आप अपने शरीर की कोशिकाओं को 10 बार कोसो, तुम नकारा है, तुम बेकारा है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को कोसो 10 दिन, आपकी कोशिकाएं नकारात्मक भाव में चली जाएगी। अगर आप एग्जाम में बैठने से पहले आप डर जाते हैं, आपको यह एहसास हो जाता है कि हमसे एग्जाम नहीं निकल पाएगा, हम असफल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, तो वाकई आपकी कोशिकाएं उन चीजों को ऑब्जर्व करती है और शक्ति भी, आपकी मानसिक शक्ति भी उतना ही प्रदान करती है जितना आपने अपनी कोशिकाओं को शक्ति दिया है। वही अगर अपनी कोशिकाओं को सकारात्मक दिशा से आप भरते हैं कि मैं जो भी हूं बहुत अच्छा हूं, मैं जो भी हूं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं जो भी हूं, मैं जो मुझे जो जिम्मेवारियां मिली है उस जिम्मेवारियां को करके दिखाऊंगा। हम हर समय को लड़के दिखाएंगे, हर चुनौतियों को अपना बना करके दिखाएंगे और हम एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। अगर ये कोशिकाओं को अगर ऊर्जा देते हैं ना, तो आपकी कोशिका आपकी मानसिकता को, आपकी मस्तिष्क को इतनी ऊर्जा से भरेगा, इतनी शक्ति से भरेगा कि नकारात्मक दिशाएं आपके ब्रेन में कभी आ ही नहीं सकती। हर दिन प्रार्थना करें ईश्वर से, आप यही प्रार्थना करें, ईश्वर हमें आज इतनी शक्ति दे कि जो मैं आज अपने मिशन के लिए उतरा हूं, आज मुझे जो मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को मैं पूरा करके लौटूं। ऐसे प्रकार से ईश्वर से आप प्रत्येक दिन ईश्वर से प्रार्थना करके घर से आप निकले। शुरुआती दिनों के प्रशिक्षण में मैंने बताया था, हमेशा 3 चीजें होती हैं जिंदगी में। पहले तो अपने आप पे भरोसा करना होता है, इसलिए क्या कहा गया है, बिलीव योरसेल्फ। आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने लोगों पे भरोसा करें, और ये 2 बातें आपकी जिंदगी में आ जाती है तो तीसरा महत्वपूर्ण विश्वास जो बातें होती है वो ये होती है कि आप अपने ईश्वर पर भी भरोसा करें। तीसरे स्थान पे ईश्वर को जगह दिया गया है। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, अगर डायरेक्ट ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो शायद हो सकती है आपको ईश्वर आपको मदद नहीं करे। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करे, आपको मदद करे, तो पहले अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है, अपने लोगों पे भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भरोसा के साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों के आज के प्रशिक्षण में और भी कहूंगा कि 2 चीजों का विनाश जब आप केयर नहीं करते हैं तो ऑलरेडी विनाश हो जाता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का केयर ना करें, स्वास्थ्य की देख रेख ना करें, तो शायद स्वास्थ्य आपको विनाश कर देगा। अगर आपकी धन है, अगर धन का देख रेख आप ना करें, तो एक दिन वो धन भी विनाश की ओर चली जाएगी।
तो हर सेक्टर में, हर जगह पर आपको अपने लोगों के साथ हमेशा उस पर फोकस बना के रखना होगा, अपने लक्ष्य के ओर हमेशा फोकस बना के रखना होगा। अगर आपका नजर हटता है तो शायद आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर किसी व्यक्तियों पर नजर आपकी होनी चाहिए। हर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी साहब, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कामयाब होना है, सतकाम फाउंडेशन हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म दे सकती है, आने वाला भविष्य हमको दे सकता है, तो अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर पर फोकस रखना शुरू कर दीजिए। उनके हर दिनचर्या पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। फोकस यह करना शुरू कर दीजिए कि सुबह से लेकर के संध्या शाम तक उनकी एक्टिविटी, उनका प्रोग्रेस, उनकी क्लोजिंग आप तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। अगर क्लोजिंग जो नियमित ईमानदारी से पहुंचा रहा है, उन्हें आप समय पर प्रशिक्षित करते रहे, उसे प्रोत्साहित करते रहे। जो लोग आपकी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर पा रहा है, जो लोग आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी पावर, आपकी सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है, अगले दिन जो लोग क्लोजिंग या उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता है, आपके पेन की कलम से, आपकी ताकत से उनके घर, उनको कारण बताओ नोटिस चला जाना चाहिए, ताकि इस बातों को रियलाइज हो कि हमने गलती किया है। कारण बताओ नोटिस अगर आप पूछेंगे तो शायद उनके जीवन में बदलने की आप प्रक्रिया को लेके आ रहे हैं, और यह जरूरी है। हमेशा कभी प्यार से, कभी सख्ती से हम अनुशासन व्यवस्थाओं को पालन करते हैं। हम जिनसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे हमें कभी सख्ती के साथ भी हमें अपने आप को पेश करना होता है। शायद हम अपने लोगों के साथ अगर सख्ती से पेश नहीं आते हैं, समय पर उसको हिदायत नहीं देते हैं, समय पर उसको चेताया नहीं जाता है, तो यही व्यक्ति कल के डेट में हम पे उंगलियां उठाता है और हमारे कार्यों में विघ्न और बाधाएं डालता है। इसलिए आप सभी लोग इस प्रशिक्षण का सीधा महत्व, मेरे माध्यम से जो आप लोगों को प्रशिक्षित की जा रही है, इसका सीधा महत्व है कि हम तक जो बताई गई एक एक दिशा है, एक एक बातें हैं, उनको आप जरूर स्मरण करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को यही नहीं रुकना। हर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को चाहे तो वो अपनी जिंदगी की एक नई पहचान, नई मुकाम हासिल कर सकता है। सतकाम ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया। आप इस प्लेटफॉर्म को किस रूप में देखते हैं मुझे नहीं पता। जो अवसरवादी लोग होते हैं वो अवसर में अपनी तमाम चीजों को बदल देते हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा नकारात्मक ही बातें होती है। जो अवसरवादी होते हैं उनके पास सवालात कम होता है, प्रश्न कम होता है, बस एक्शन उसके पास अधिक होता है। जो अवसरवादी होते हैं, जो हर परिणामों को बेहतर करके आते हैं, हमेशा अपने आप को शक्ति ऊर्जावान बनाते हैं, हमेशा अपने आप को उत्साहित मानते हैं और लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। यह ऊर्जा हम सभी लोगों को जो आने वाले समय में जो काम करेगी, अगर आप पंचायत समन्वयक महोदय, अगर आप समूह को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो ये स्थानीय निकाय राज्य परियोजना प्रबंधन की विधेयक आपके जीवन में ऑक्सीजन जैसी काम करेगा। उसी प्रकार से बगैर ऑक्सीजन के अगर हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते, उसी प्रकार जब तक आप स्थानीय निकाय के एक एक अध्याय, एक एक खंड को समझ नहीं लेते, जब तक उसके एक एक सेक्शन को आप समझ नहीं लेते, तब तक आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को यह स्थानीय निकाय को सीखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके सिस्टम का ऑक्सीजन है। थैंक यू। कल हम लोगों ने आर्टिकल 6 के बारे में जाना था। आर्टिकल 6 में हमें बताया गया था कि आम सभा का क्या अधिकार होता है, आम सभा किस और कब बुलाई जा सकती है, आम सभा के कर्तव्यों के बारे में हम लोगों ने कल
जाना था। आम सभा के कर्तव्य के संबंधित हमने ABC क्लोज को बताया था, आप लोगों को अच्छा सा तमाम चीजों को जानकारी दिया था कि आम सभा का प्रस्तावक यानी जो आम सभा का गठन करने के लिए जो प्रस्तावक होंगे वो कौन होंगे? पंचायत समन्वयक महोदय होंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में आम सभा बुलाई जा सकती है। और मैंने यह भी बताया था 6(1) का क्लोज समूह गठन हेतु आम सभा का कर्तव्य और अधिकार। 6(1) क्लोज का हमने A से लेकर के M तक एक एक अध्याय एक एक खंड को आप लोगों में बीच में प्रस्तुत किया था और इसे अभ्यास करने की जरूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द ये इन द वीक आप लोगों में ये कानून का रूप लेने जा रहा है, जिस पे आप सभी लोगों को कार्य करना है। इसलिए प्रशिक्षण आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए महत्वपूर्ण है, हर बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण है, हर एपीओ के लिए महत्वपूर्ण है, हर डीपीएम के लिए महत्वपूर्ण है, हर डीएसओ के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि मैंने शुरुआत जब वर्चुअल हुई थी, हमारे साथियों ने बताया था, इस पे एक छोटी सी क्यूज भी आपको करवाया जाएगा। आपकी मानसिक टेस्ट भी लिए जाएंगे कि आपने इस वर्चुअल प्रशिक्षण के माध्यम से कितना सीखा और कितना समझ पाया। इसलिए अपने आप को तैयार करके रखें। 6(1) के क्लोज में M के बाद एक चेतावनी भी सुनिश्चित किया गया है। चेतावनी पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोगों को छोटी छोटी गलतियां ही हमको बड़े गलतियां में हमको कन्वर्ट कर देता है और आखिर जाकर के हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सबब होना पड़ता है। चेतावनी 1 कह रहा है, समूह कभी भी कोई भी बैठक में प्रस्तावक या कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बचत अथवा अन्य कोई भी राशि नगद भुगतान न करें। स्पष्ट क्लियर है। हर ग्रुप के दीदी, अगर आप इस बैठक में शामिल हैं, इस वर्चुअल ट्रेनिंग में शामिल हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने कलम से अपने डायरी पर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे या समस्त विभागीय पदाधिकारी को इस चेतावनी नंबर 1 को आप लोग नोट कर लेंगे। समूह कभी भी कोई भी बैठक में प्रस्तावक या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को बचत अथवा अन्य कोई भी राशि नगद भुगतान न करे। उन्हें केवल सामूहिक बचत प्रपत्र फॉर्म संख्या 3 ही रिपोर्ट संग्रह करने का अधिकार देता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है? सिर्फ उसे डेटा संग्रह करने का पावर है, उसके पास अधिकार है। कैश कलेक्शन करने का पावर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है। दूसरा नंबर कह रहा है, नगद कैश वैसे स्थिति में समूह अपने प्रस्तावक को भुगतान कर सकती है यदि प्रस्तावक के द्वारा नगद जमा राशि का अनुक्रमणिका तैयार कर डिजिटल ई पेमेंट की सहायता से संस्थान के निजी खाता पर बचत एवं संबंधित राशि का भुगतान समूह के सुझाव पर किया हो। मानकर चलते हैं कोई नए ग्रुप हैं और नए ग्रुपों में उसको बैंकिंग करने में असुविधा होती है, उस स्थिति में समूह अगर ये सुझाव देता है, समूह एक राय देता है कि आप कर सकते, तत्काल आप कर दो, बाकी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, आप मुझे सिखाओ और मैं सीखने की कोशिश करता हूं। उस स्थिति में अनुक्रमणिका फॉर्म संख्या 3 में स्पष्ट अनुक्रमणिका तैयार करने की विधि बताई गई है। उस अनुक्रमणिका को आप तैयार करेंगे, डिजिटल ए पेमेंट की सहायता से संस्थान के निजी खाता पर बचत एवं संबंधित राशि का
भुगतान समूह के सुझाव पर किया हो और सामूहिक बचत प्रपत्र पर भुगतान की गई राशि का ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर आईडी प्रविष्ट किया गया हो, डिजिटल पेमेंट ई रसीद समूह के द्वारा अधिकृत फॉर्म संख्या 3 में रिपोर्ट संलग्न कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं। अर्थात इस पॉइंट को आप ऐसे समझ ले, पहला तो आपका यह कर्तव्य है कि हम हर समूह के सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के उनके अधिकार के बारे में बताएं, और अगले सेशन में हम लोग जानेंगे कि समूह क्या होता है, समूह का अधिकार क्या होता है, हम समूह के साथ किस प्रकार की बातचीत कर सकते हैं, बातचीत की कला क्या है, इत्यादि को हम लोग अगले सेशन में आप लोगों से बताएंगे। लेकिन इस बातों को स्पष्ट आपको समझना होगा कि अध्यक्ष का जो पावर है वो अध्यक्ष के लिए पावर का आपको उसको पूरा जानकारी देना होगा कि आपका अध्यक्ष होने के नाते ये अधिकार है। सचिव का जो पावर है, सचिव के बारे में आपको पूरा उसको जानकारी देना होगा कि सचिव का ये पावर है, और कोषाध्यक्ष आखिर कोषाध्यक्ष ग्रुप में क्यों बनाया गया, इस बातों पर विशेष रूप से आप पे ध्यान दीजिए। क्योंकि कैश संग्रह करना दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है, और कैश संग्रह करना और निजी खाते पर कैश लेना ये दोनों ही दंडनीय अपराध है, इसकी क्षमा नहीं हो सकती है। कल के डेट में कोई भी अधिकारियों का क्लेम इस तरह की कार्य को करने के लिए आता है तो अब मैं डायरेक्ट उनके यहां सीए, अपना प्रोफेशनल सीए भेज दूंगा। इस बातों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, अर्थात आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश होकर के कार्यों को करना है। अगर सदस्य नए हैं, समूह नए हैं, उन्हें बैंकिंग में सपोर्ट करना है तो पंचायत समन्वयक साहब 1, 2 बार 3 बार उनको बैंकिंग सिखाएंगे। फॉर्म संख्या 3 में अनुक्रमणिका को तैयार करेंगे, अपने ई पेमेंट के माध्यम से पेमेंट को भुगतान करेंगे, यूटीआर नंबर फॉर्म संख्या 3 पे नोट करेंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से सभी से साइन करवाएंगे, यूटीआर की रिसीट हमारे कोषाध्यक्ष को रिसीव करवाएंगे और फॉर्म संख्या 3 में संलग्न कर आगे रिपोर्ट को प्रविष्ट करेंगे। 3 नंबर नियम कह रहा है चेतावनी कि फॉर्म संख्या 2 समूह का गठन प्रस्ताव पत्र एवं फॉर्म संख्या 3 सामूहिक बचत प्रपत्र का उपयोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों तरीके से किया जाना है। तकनीकी उपकरण की सहायता लेना अनिवार्य है। जब तक आपको टेक्निकल प्रशिक्षण नहीं दी जाती, अभी आप मैनुअल डेटा पे काम करते हैं तो उसे मैनुअल डेटा पे आप काम करेंगे, लेकिन एक बार तकनीकी प्रशिक्षण आप लोगों के बाद आ जाएगा और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है टेक्निकल पोर्टल का प्रशिक्षण। जब आपके पास टेक्निकल प्रशिक्षण होंगे तो मैनुअल डेटा आप भले फिलअप कर रहे हो, आप सहायता के लिए मैनुअल डेटा हो सकता है कि आपके यहां सर्वर की प्रॉब्लम हो, आपका नेट काम नहीं कर रहा हो, रूरल क्षेत्र में काम करते हो, उस स्थिति में आप मैनुअल डेटा जरूर आप बनाएंगे, लेकिन उसे तकनीकी डिजिटल डेटा में आपको कन्वर्ट करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तो ये है आम सभा का 6.1 का तब समूह का विस्तार कब और कब किस स्थिति में किया जा सकता है उसके बारे में ये सेक्शन C और 2 हर अधिकारियों का अधिकार देता है, समूह को यह अधिकार देता है। इस क्लोज के माध्यम से आप समूह का विस्तार कर सकेंगे। समूह का विस्तार करने हेतु प्रत्येक 3 महीना पर आम सभा की बैठक प्रस्तावक या समूह आमंत्रित कर सकते हैं, जिनके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। कौन कर सकता है? प्रत्येक 3 महीना पर आम सभा विस्तार अगर किया जाए या समूह की तमाम एक्टिविटियों को परखा जाए
विस्तार करने का पहल हो, उस स्थिति में समूह स्वयं भी आम सभा बुला करके समूह का विस्तार कर सकता है। और साथ ही साथ हमारे प्रस्तावक महोदय यानी कि पंचायत कोऑर्डिनेटर महोदय भी समूह का विस्तार करने का प्रस्ताव ले सकते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक 3 महीना पे आमंत्रित किए गए आम सभा में 15 से 21 सदस्यों की संख्या सर्वसम्मति से बढ़ा सकते हैं। प्रारंभिक समय में सपोज करिए जिस समय आपने समूह को क्रियान्वयन किया था उस समय 15 सदस्य थी, लेकिन 2-3 महीने में सदस्य की संख्या उस क्षेत्रों में बढ़ रहा है। उस स्थिति में आम सभा का जो विस्तार करने का प्रस्ताव 3 महीना में आप ले सकते हैं। इससे पहले आप कोई भी सदस्यों को ऐड नहीं करेंगे। 15 से 21 सदस्य सर्वसम्मति से आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा भी कह रहा है असक्रिय सदस्यों को सर्वसम्मति से निष्कासित कर रिक्त स्थान पर नए सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। जो सदस्य 3 महीना से असक्रिय रहा है, बगैर किसी कारण, बगैर किसी नोटिफिकेशन, उनका सर्वर लिंक भी एज ए स्टॉप है, वैसे सदस्यों को समूह से आप निष्कासित कर सकते हैं और उस स्थान पर नए सदस्य को मनोनीत भी कर सकते हैं। ये आपको 6 नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 आपको ये पावर, ये अधिकार आपको देती है। सी नंबर आपको पावर देती है समूह में नए सदस्य तभी मनोनीत किया जा सकता है जब वह सदस्यता नियम के सभी मापदंडों का पालन किया हो। जो पूर्व मैंने सदस्य से संबंधित तमाम नियमों को बताया था, उस नियमों को उनको पालन करना होगा तथा समूह के सभी नियमों को पालन करने में सक्षम हो। वो सदस्यता नियमों को पालन करने में भी सक्षम हो और समूह के एक एक जो खंड अभी हम लोग सीख रहे हैं उसको पालन करने में सक्षम हो। डी नंबर कह रहा है समूह में सदस्यों का विस्तार समूह गठन प्रस्ताव पत्र फॉर्म संख्या 2 और सामूहिक बचत प्रपत्र फॉर्म संख्या 3 की सहायता से नियमानुसार विस्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम 6 नंबर क्लोज 3 को पढ़ेंगे, जानेंगे। 6 का 3 क्लोज हमें क्या अधिकार देती है? कार्यवाही करने का अधिकार देती है। और कार्यवाही क्या है? समूह अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक एवं न्यायिक कार्रवाई कर सकती है। क्या क्या कार्रवाई कर सकती है? ए नंबर पॉइंट कर रहा है कि समूह के नियम एवं निर्देशों के विपरीत कार्य एवं निर्णायक पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों का अवमानना एवं पालन नहीं करता हो, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर समूह से बर्खास्त किया जा सकता है। बी कह रहा है साप्ताहिक बचत योजना आचार संहिता नियम के विपरीत कार्य करना एवं समय सीमा से साप्ताहिक बचत नहीं देने की स्थिति में प्रति सप्ताह 10% तक की राशि अधिक विलंब शुल्क रूप में जमा लेगी, अन्यथा नहीं। यह कार्रवाई के में क्षेत्र में है। मान के चलिए कोई सदस्य आज बैठक से अनुपस्थित हो गई और अपना बचत राशि जमा नहीं कर पाई बगैर किसी नोटिफिकेशन। अगर कोई नोटिफिकेशन जो हमारे डिपार्टमेंट तक उपलब्ध हो तो थोड़ी सी उनको हिदायत सहूलियत दी जाएंगी। अगर वो विदाउट नोटिफिकेशन को चला जाता है, उस स्थिति में उन्हें अपनी बचत राशि के साथ साथ 10% प्लेंटी राशि यानी विलंब शुल्क राशि भी अदा करना होगा। सी नंबर कह रहा है समूह को वैसे सदस्यों के खिलाफ अनुशासित एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो सदस्य ऋण ईएमआई आचार संहिता नियमों का पालन नहीं करता हो। कोई समूह ऐसे हैं जो जिन पर ऋण चल रहा है
वो समय पर अपना ईएमआई नहीं दे रहा है, उस स्थिति में इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। पहला कार्रवाई हो सकता है प्रति ऋण ईएमआई किस्त बाउंस चार्ज 350 रुपया उसको देना होगा। दूसरा कार्रवाई उस पर आप कर सकते हैं विलंब शुल्क फाइन 10% आप ऐड करेंगे। तीसरा कार्रवाई कर सकते हैं 3 से अधिक ईएमआई ऋण किस्त भुगतान नहीं करने की स्थिति में प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। हर समूह, हर प्रस्तावक के पास यह अधिकार है कि 3 से अधिक ईएमआई जो भी सदस्य रोके हुआ है, जो भी ग्रुप रोके हुआ है, और वैसे तमाम ग्रुपों पर अपने नजदीकी प्रशासनिक थाना या अपने नजदीकी न्यायालय के अंतर्गत उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई आप करेंगे। यहां पर भी एक चेतावनी आपको अलर्ट कर रही है। 6(3) के क्लोज में भी चेतावनी आपको दे रही है। चेतावनी यह कह रहा है समूह के सभी सदस्य एवं प्रस्तावक पंचायत समन्वयक क्लियर कर दिया गया है। प्रखंड परियोजना पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक के ऊपर संस्थान के ऋण ईएमआई एवं उनसे संबंधित सभी राशि, बकाया राशि का भुगतान करानी होगी। किसी भी कारण से कोई भी सदस्यों का द्वारा ऋण ईएमआई की राशि भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित सभी क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी समूह एवं उपयुक्त प्रशासनिक अधिकारी को आर्थिक रूप में रहना होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? आपको करोड़ों रुपया का निवेश ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है आपके क्षेत्र में, और उसकी सुरक्षा कौन करेगा? यह सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हमारी है। इस लिहाज से यह चेतावनी को आप बार बार स्मरण करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आपके हस्ताक्षर और सिग्नेचर से, आपके पावर का उपयोग करते हुए मैं तमाम चीजों आप तक पहुंचाता हूं। करोड़ों रुपया का निवेश लोन के रूप में आपको तक पहुंचाता हूं, तो इसकी उत्तरदायी भी आपको सुंगराना होगा, और हर एक रुपया की राशि आपको वापस कराने होंगे ऋण ईएमआई का। 6(4) कह रहा है समूह का विघटन कैसे हो सकता है। समूह का विघटन समान मत होने की स्थिति में निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर ही किया जा सकता है। किस स्थिति में समूह का विघटन हो जाएगा? पहला ये कह रहा है समूह सदस्यों के ऊपर कोई भी राशि बकाया ना हो। अगर कोई भी राशि बकाया रहता है, उस स्थिति में आप विघटन चाह करके भी नहीं कर सकते। यह लीगल आधार नहीं है, क्योंकि जब तक आपको आपके समूह को एनओसी नहीं मिल जाता, तब तक आप इसमें उत्तरदायी रहेंगे, और सभी उत्तरदायी के प्रति आपसे क्षतिपूर्ति भी करवाई जा सकती है। बी नंबर कह रहा है समूह में शामिल सभी सदस्यों को बचत टर्म अवधि समाप्त हो जाने की स्थिति में समूह की राय से विघटन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी 15 सदस्य आपने टाइम मेजोरिटी जो भी आपने प्लान लिया है उसका मेजोरिटी, अगर सभी सदस्यों का मेजोरिटी पूरा हो गया हो, अगर आप समूह का विघटन करना चाहते हैं तो उस नियम के तहत 6(4) के बी नियम के तहत आप उसको विघटन कर सकते हैं। सी नंबर कह रहा है समूह के किसी भी सदस्य को ऊपर न्यायालय एवं प्रशासन के सम्मुख मामला लंबित न हो। अगर कोई भी समूह पर या समूह के सदस्यों पर कोई भी लीगल एक्शन प्रशासनिक एवं न्यायालय के अंतर्गत मामला नदीन ना हो, इस स्थिति में ही आप समूह का विघटन कर सकते हैं। अगर इस तीनों में से कोई भी चीजें पैरामीटर पे बैठती है तो उस स्थिति में समूह का विघटन संभव नहीं है। आप समूह का विघटन नहीं कर सकते और न तो इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लोज नंबर 7। क्लोज नंबर 7 में अब तक लोगों की समस्या जो होती थी उन समस्या का स्पष्ट निवारण कर दिया गया है। संसाधन की आपूर्ति,
संसाधन की आपूर्ति के लिए हमेशा लोगों के बीच में कई प्रकार के प्रश्न और सवालातें हुआ करते थे। उन सवालातों का जवाब यहां दिया गया है और उसको कानून का रूप दे दिया गया है। इसी के अंतर्गत आपको तमाम संसाधन उपलब्ध होंगी। 7 नंबर क्लोज कह रहा है कि पंजीकृत स्थानीय निकाय समूह अथवा सदस्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं संसाधनों की आपूर्ति निम्न विधि व्यवस्था के तहत ही दिया जाएगा। किस विधि व्यवस्था के तहत दिया जाएगा? तो क्लोज नंबर 1 कह रहा है समूह अपने सभी सदस्यों का आम सभा प्रस्तावित तिथि से कम 15 दिन, अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर बचत पासबुक, सामूहिक बचत पंजी एवं सभी लेख अभिलेख अथवा दस्तावेजों का आपूर्ति करेगी। कब करेगी? कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों से एवं नहीं, 30 दिनों के अंदर उसको आपूर्ति कर देना है। क्या क्या आपूर्ति कर देना है? सदस्यों का बचत पासबुक जो अभी डिजिटल और क्यूआर कोड के साथ आएंगी, समूह बचत पंजी, सभी लेख अभिलेख दस्तावेज की आपूर्ति। बी नंबर क्लोज कह रहा है समूह अथवा सदस्यों से संबंधित कोई भी संसाधन अथवा दस्तावेज का वितरण प्रस्तावक पंचायत समन्वय को ही करना होगा। किनको करना होगा? पंचायत समन्वय को करना होगा। कोई भी वस्तु दस्तावेज अथवा संसाधन के वितरण के दौरान प्रस्तावक पंचायत समन्वय को संसाधन आपूर्ति पंजी पर लिखकर सोसाइटी के अधिकृत निर्णायक अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर लेने उपरांत ही वितरण कर सकती है, अन्यथा नहीं। यानी आपके पास संसाधन निर्गत पंजी आपको तैयार करना होगा और जो भी समूह को जितनी भी संसाधन आप उस तक पहुंचा रहे हैं, या पासबुक हो, सामूहिक पंजी हो, अन्य प्रकार की लेख विलेख अथवा अन्य संसाधन हो, तो उन्हें आप संसाधन आपूर्ति पंजी पे नोट करके निर्णायक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर, यानी कि तीनों ही निर्णायक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से आप उन तक संसाधन को पहुंचा देंगे। डी नंबर पॉइंट कह रहा है सदस्यों में वितरण होने वाली साप्ताहिक बचत पासबुक स्थानीय निकाय आजीविका ग्राम संगठन समूह नाम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। खाता को राष्ट्रीय कैश बैंक से नहीं जोड़ा जाएगा। समूह से प्राप्त होने वाली आमदनी अथवा राशि को सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट के निजी खाते पर डिजिटल ऐप की सहायता से भुगतान करनी होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है? पूर्व के भांति जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों में सवालात और कुछ बाद में सवालातें उठती थी, मेरे समूह का किसी राष्ट्रीयकृत खाते से नहीं जोड़ा गया, इन सभी चीजों को स्पष्ट प्रारंभिक समय में ही आप कर देंगे, कह देंगे। ऐप नंबर कह रहा है, ई नंबर कह रहा है समूह अपने सभी सदस्यों का साप्ताहिक बचत एवं अन्य कोई भी राशि जमा करने के दौरान अनिवार्य रूप से एनुअल मैनुअल रसीद देकर बचत राशि को सदस्य के निजी खाता पासबुक पर अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करेगी। यह समूह का कार्य है कि कोई भी सदस्य अगर कोई भी राशि जमा करता है तो उनका मैनुअल रसीद आपको देना है और साथ साथ उनके पासबुक पर प्रविष्ट भी करना है। बचत राशि ही केवल पासबुक पर प्रविष्ट होगी। पासबुक निर्गत शुल्क इस पे प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पासबुक निर्गत शुल्क ऑलरेडी प्रविष्ट होकर के आपको कंट्रोल ऑफिस से मिलते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ बचत राशि को ही पासबुक पे आप प्रविष्ट करेंगे। ऐप नंबर पॉइंट कह रहा है साप्ताहिक बचत एवं अन्य कोई भी संबंधित राशि
प्रस्तावक पंचायत समन्वयक प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को प्रतिदिन रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है? यहां स्पष्ट कर दिया गया, अगर आप प्रतिदिन रिपोर्ट करेंगे और प्रखंड परियोजना पदाधिकारी अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे प्रतिदिन, जो टाइम बाउंडेशन है वो टाइम बाउंडेशन पर आपको प्रतिदिन रिपोर्ट करना होगा। क्योंकि रूल सिस्टम स्ट्रक्चर्स मैंने पहले बता दिया था, अब जो कंट्रोल ऑफिस के अंतर्गत रूल स्ट्रक्चर बनाई गई हैं, हम समूह के हर दीदियों पर नजर रखने वाले हैं। समूह के हर दीदियों की उसकी एक्टिविटियों को जानने वाले हैं। हर पंचायत कोऑर्डिनेटर की एक्टिविटियों को हम तक रिकॉर्ड पहुंचेंगी, हर बीपीओ साहब की रिकॉर्ड पहुंचेंगी। अगर इस श्रेणी में अगर आप कोई भी भूल चूक करते हैं तो आपके अधिकारियों को मेल चला जाएगा, कार्रवाई आप पर हो जाएगी। ऐप नंबर पॉइंट कह रहा है साप्ताहिक बचत एवं अन्य कोई भी संबंधित राशि प्रस्तावक पंचायत रिपोर्ट करना होगा। ऐप नंबर के बारे में आपने जाना। जी नंबर कह रहा है कि प्रखंड परियोजना पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित की गई समूह को तकनीकी उपकरण की सहायता से एक एक रिपोर्ट निम्नलिखित अपडेट करनी होगी। क्या क्या करना होगा प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को? पहला करना होगा समूह का सामूहिक बचत इलेक्ट्रॉनिक अपडेट एवं इलेक्ट्रॉनिक ई प्रति। आप सामूहिक बचत को अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा से अपडेट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपको प्राप्त हो जाएगा। सदस्यों का निजी साप्ताहिक बचत खाता इलेक्ट्रॉनिक अपडेट एवं ई प्रति। एक एक सदस्यों को जो आप खाता को अपडेट करेंगे तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक ई प्रति आपको प्राप्त हो जाएगा। ऋण ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक अपडेट एवं ई प्रति। जो भी सदस्यों का ऋण ईएमआई आप प्राप्त करेंगे उसमें देखना आप देखेंगे कि उसमें कोई टाइम फॉर्चुलेट तो नहीं किया। अगर टाइम फॉर्चुलेट किया है तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही इसको उनका बाउंसिंग चार्ज, उनकी प्लेंटी चार्ज इत्यादि दे देगी और उसी के आधार पे आपको राशि को संग्रह करना है। चौथा नंबर कह रहा है कि समूह पंजीकरण एवं सदस्यता पंजीकरण। जो भी ग्रुप क्रिएटिविटी फॉर्म नंबर 2 से करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा में भी उसको कन्वर्ट करना है और अगर कोई सदस्य है तो सदस्य को भी एनरोलमेंट करना है। पांचवा नंबर कर रहा है कि क्रियान्वयन एवं पंजीकृत समूह का बचत ट्रैकिंग, यानी ट्रैकिंग इस महीने से आपके अंतर्गत अगर 20 या 25 या 50 ग्रुप चल रहा है तो अगला सप्ताह में किसका बचत आने वाला है और बचत जो नहीं आया है उसका भी ट्रैक आप करेंगे। जो बचत नहीं किया जो ग्रुप उसको इमीडिएटली कॉल के माध्यम से संपर्क करेंगे और उनको जानकारी देंगे कि अगर आप बचत नहीं करते हैं तो आपको इससे क्या समस्या हो सकती है। हमेशा अल्टीमेटम के मूड पर आप लोगों को रखेंगे। 6 नंबर पॉइंट कर रहा है ऋण ईएमआई ट्रैकिंग करवाई। जो लोग ऋण ईएमआई को समय से नहीं निष्पादन करता है, टाइम फॉर्चुलेट करता है, उस पर ट्रैकिंग करेंगे और उनको उन तक संस्थान के जो नियम है उनसे अवगत कराएंगे कि अगर आप समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो आपको अधिक ब्याज लग सकता है, अधिक राशि आपको जमा देना पड़ सकता है। अगर इसके बावजूद भी वो तमाम चीजों को नहीं सही करता है तो आपको कार्रवाई करने का भी अधिकार देती है। 7वां नंबर कह रहा है कि पंजीकृत समूह एवं सदस्यों का क्वार्टरली केवाईसी अपडेट एवं ट्रैकिंग करवाई। हमेशा मैंने जो बताया था कि केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करना होता है। तो समय समय पर प्रत्येक 3 माह क्वार्टर आप रिव्यू करते रहे कि कौन से ग्रुप में कितने सदस्य हमारे गए, कितने सदस्य नए आए इत्यादि के लेकर के केवाईसी ट्रैकिंग आपको जरूर करनी होगी और इसके लेकर के पूरी तैयारी करना होगा, कार्रवाई भी करनी होगी। एच नंबर कह रहा है समूह के लिए सभी प्रकार के संसाधन प्रस्तावक पंचायत समन्वय को प्रखंड कार्यालय से प्राप्त करना होगा। यानी जो भी ग्रुप से संबंधित संसाधन है वो प्रखंड कार्यालय में रिसीव करवाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के माध्यम से
और वहां से पंचायत कोऑर्डिनेटर को आपको रिसीव करवाना है, एक संसाधन को बाय रिकॉर्डेड उन तक भेजना है। समूह के किसी भी सदस्यों का खाता खो जाने इत्यादि पुनः पासबुक लेने का अधिकार है, परंतु उन्हें पासबुक निर्गत पत्र प्रखंड कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य है। अगर कोई भी सदस्य का पासबुक खराब हो गया या खो गया, उस स्थिति में दोबारा हम उसको पासबुक उपलब्ध करवाएंगे, परंतु उन्हें एक अनुरोध पत्र दाखिल करना होगा, तमाम विवरण के साथ प्रखंड कार्यालय को समर्पित कराना होगा। सदस्य को पुनः पासबुक निर्गत पत्र दाखिल करने के दौरान 55 रुपया का चालान कार्यालय में जमा करने उपरांत ही पुनः पासबुक सदस्यों को निर्गत किया जा सकता है। अगर आपका पासबुक खो गया या खराब हो गया, आप दोबारा पासबुक चाहते हैं, तो अनुरोध पत्र आपको ले देने होंगे और साथ साथ 55 रुपया का चालान भी आपको प्रखंड कार्यालय से कटाना होगा। के नंबर पॉइंट कर रहा है, समूह के प्रत्येक महीनों में क्लोजिंग तिथि से, यह पॉइंट को बड़ी गौर से सुनिएगा, समूह को प्रत्येक महीना में क्लोजिंग तिथि से 48 घंटे के अंदर अपने सभी सदस्यों का साप्ताहिक बचत पासबुक प्रखंड कार्यालय अथवा सर्वर लिंक की सहायता से सत्यापित कर लेने होंगे। क्लोजिंग आपका जो लास्ट महीना के अंत में अंतर्गत होता है, उसके 48 घंटा बाद तक समूह का अधिकार है कि हम अपने पासबुक को वेब पोर्टल के माध्यम से भी हम सत्यापित कर ले या प्रखंड कार्यालय के माध्यम से भी उसको सत्यापित करा ले। कोई भी कमी होने की स्थिति में प्रखंड परिणाम पदाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दाखिल कर सकता है। अगर कोई भी उसको शंका और डाउट है तो उसके स्थिति में वो लिखित प्रखंड कार्यालय को शिकायत दाखिल कर सकता है। समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में नियंत्रण कार्यालय को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी कुछ समस्या का समाधान सही समय पर नहीं करता, अगर उसको टोल फ्री नंबर का उपयोग करना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी उसकी शिकायत ले ली जाएगी और उचित समय सीमा तक शिकायत दर्ज नहीं करने की स्थिति में समूह अपनी गलतियों को स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर आप समूह के दीदियों के द्वारा कोई गलत किया जाता है और 48 घंटा क्लोजिंग के 48 घंटा के बाद उसको अपडेट नहीं करता या प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को शिकायत नहीं करता अथवा टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं करवाता और आगे चल करके कोई भी चीजें होती हैं, तो उन सभी गलतियों का जिम्मेवार कौन होगा? स्वयं होंगी, जिनकी क्षतिपूर्ति उन्हें स्वयं उठाना होगा। समूह अपनी गलती अथवा भूल चूक के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी। इन बातों को हमें सभी साथियों तक जन तक पहुंचा देना है, क्योंकि यह प्रशिक्षण मैंने कहा इन द वीक यह कानून का रूप लेने जा रहा है। यह ट्रेनिंग जैसे ही स्थानीय निकाय की ट्रेनिंग समाप्त होगी, हम इसे कानून का रूप देंगे, हम प्रस्ताव जारी करेंगे और प्रस्ताव जारी करने की तिथि से यह पूर्ण रूप से कानून का रूप ले लेगा और यही व्यवस्था हमारा संपूर्ण देश में प्रभावी कर दी जाएंगी। बाकी हम लोगों ने 612 से लेकर के 7 के तमाम क्लोजों को हमने समझा है, पूर्ण रूप से इसको अध्ययन किया है और मेरा मकसद ये है कि आप तक हर बात डायरेक्ट हमारी पहुंचे, अक्षरशः बातें पहुंचे, इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। इसलिए इस प्रशिक्षण को मैं स्वयं अटेंड कर रहा हूं, इसलिए आपको इन सभी विशेष बातों पर आपको ध्यान देना है। 7 नंबर की क्लोज को कल तक आप अभ्यास करेंगे और हम लोग कल 8 नंबर सेक्शन को अध्ययन करेंगे। 8 नंबर सेक्शन को के संबंध में प्रशिक्षित होंगे
और 8 नंबर सेक्शन हमारा कह रहा है साधारण सभा का कर्तव्य। और साधारण सभा के कर्तव्य के बारे में सोमवार को कल मैं लीव रखने जा रहा हूं, संडे को मैं पूर्ण रूप से लीव रखूंगा और मंडे को हम क्लोज नंबर 8 सेक्शन 8 साधारण सभा के कर्तव्य के बारे में जानेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, ईश्वर आपके जीवन के तमाम मनोकामना पूरा करे, ईश्वर आपको शक्ति दे जो आप आपके अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। बाकी आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।